हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल नंबर पेपर 9 से सैम्पल नंबर 15 तक के क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस करवाए थे। हमारे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है। अब हम उससे आगे करने जा रहे हैं सैम्पल नंबर 9 पे। देखिए हमें क्या रखा है, सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरसली विद वाटर। वाइगोरसली का मतलब क्या होता है, बुरी तरीके से, ठीक है, वो तुरंत रिएक्ट कर रहा है। सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaO। क्या होता है, CaO। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पानी के साथ। देखिए CaO ने रिएक्ट किया किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, वो पानी के साथ। ये क्या है, H2O। क्या है ये, H2O। तो मिलकर क्या बना ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH की ट्वाइस। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। तो R पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा, CaOH की ट्वाइस बनेगा। तो हमने देखा हमारे पास ये, इसको बोलते हैं बेटा क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। ओके, तो अब हमने देखा बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में डिजोल हो गया और इसने लाइम वाटर बना लिया। देखो CaOH की ट्वाइस जब पानी में डिजोल होता है तो ये लाइम वाटर बना रहा है, ठीक है। तो अब लाइम वाटर का मतलब क्या हुआ, CaCO3। अब हमें बताना है विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। देखिए बताइए, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्या pH रिजल्टिंग सॉल्यूशन का विल बी मोर देन 7 से ज़्यादा होगा, क्या pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7 होगा। मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या बना है। देखो सबसे पहली बात बेटा, जो हमारे ये फॉर्म हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं जब हम ये देखो बेटा, ये चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे आपने पुराने जैसे अपने घर के किसी बड़े लोगों से पूछना, पहले के ज़माने में कली कैसे करते थे, जो दीवारों पे कली होती थी उसमें क्या करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड के पैकेट्स आते थे ये, ठीक है, उसको किसी मटके में हम डाल देते थे और उसमें पानी डाल देते थे। पानी डालने के बाद एक लकड़ी की हेल्प से हम उसको लगातार स्टीरिंग करते रहते थे, क्योंकि वो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाती थी और उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। अगर हम स्टीरिंग नहीं करेंगे तो मटका फट सकता था। तो ये बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है वो सोल्यूशन। तो ये कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्जोथर्मिक। और पहली बात, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, हमारा बेस। कैसा है, बेस। जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है तब भी हम मिट्टी में मिलाते हैं, इसलिए इसका, और आपको जानते हैं कि जो बेस का जो pH है वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा। तो हम इसलिए ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 2 को चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और जो pH है उसका 7 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, in a few drop of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student। देखो क्या हुआ, कंसंट्रेटेड। आपको पता है कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, सबसे पहली बात, एक ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ना के बराबर और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए बेटा, चाहे वो कंसंट्रेटेड एसिड हो चाहे कंसंट्रेटेड बेस हो, दोनों ही काफ़ी खतरनाक होते हैं। अगर वो हमारे हैंड पे गिर जाते हैं तो तुरंत स्किन जलने लग जाती हैं, ठीक है, कपड़ों पे गिर जाते तो कपड़े फट सकते हैं, जल जाते हैं वो। तो वो स्पिल्स हो गया, बिखर गया है वो किसके, एक स्टूडेंट के हैंड पे हो गया। मान लो एक्सीडेंटली आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करें। अब इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अपने हैंड को सलाइन वाटर सॉल्यूशन से धो, वॉश करो हैंड को इमीडिएटली प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी के साथ, और अप्लाई करो उस पर पेस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। देखिए बेटा, और मैं इस ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाऊंगी। इसका रीजन क्या है, देखो जब एसिड गिरा है हमारे पास, ठीक है, और एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड, और हम जानते हैं कंसंट्रेटेड एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड की मात्रा बहुत कम और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये कंसंट्रेटेड था, जैसे हमारे हाथ पे गिरा हमने क्या किया, बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया, डालेंगे
डालने से वो क्या हो जाएगा, उसका एसिडिक इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, डाइल्यूट सा हो जाएगा। और फिर हम उसके ऊपर एक हल्का बेस अप्लाई कर दिया, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि वो एसिड का इफेक्ट भी अब कम हो चुका है। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें रिलीफ मिलेगा। इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाऊंगी। इसमें देखिए, आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर, मान लो आपने बहुत सारा पानी से वॉश कर लिया, फिर हम उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे हैंड पे। मुझे एक बार बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उसको तो हमें अप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि बेस भी खतरनाक है, मैंने आपको बताया था। दोबारा थोड़ी ना हम अपने हाथ पे बेस डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। आगे, न्यूट्रलाइज द एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग अल्कली, वही बात हो गई, हम उसको स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथों को अगेन जला देगा। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सेकंड से जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। देखिए, जिंक में डाइल्यूट एसिड डाला तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और Mg में डाइल्यूट HCl डाला तो भी क्या बनेगा बेटा, MgCl2 और H2 गैस निकलेगी। इसमें देखिए, Fe में डाइल्यूट HCl डाला तो भी क्या बनेगा, FeCl2 और H2 निकलेगी। अब ये बताइए, कॉपर में डाइल्यूट HCl डाला तो भी क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसा में क्या हो रहा है, जो मेटल और एसिड है मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और H2 गैस। तो अब हमें क्या बताना है इसमें कि डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, ये हमें दे रखा है। तो इसमें क्या रखा है, व्हाट इज रिएक्शन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन टेस्ट ट्यूब बी। देखो, Mg, अब हमें सिर्फ Mg का बताना है, टेस्ट ट्यूब बी का बताना है, बाकी का हमें नहीं बताना। मैंने आपको बाकी भी एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन को भी हम रीड करेंगे, बाकी को भी हम रीड करेंगे, ताकि हमें बेटा क्वेश्चन और आ जाए तो हम उसको सोल्व आउट कर पाए। अब आप देखिए, जो मैग्नीशियम है वो लाइटर होती है डाइल्यूट HCl से। मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाती है डाइल्यूट HCl के साथ और H2 गैस बनाती है, और जो फ्लोट करती रहती है पानी पे, बेटा ये हमने पढ़ा है ना। देखो, बाकी सब में ऐसा हुआ, अभी मैंने बताया था, बाकी सब में क्या हुआ भाई, वही साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। लेकिन Mg का बिहेवियर क्यों अलग है, कि Mg जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनने के बाद जो Mg है वो क्या करती रहती है, उस हाइड्रोजन गैस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। क्या करती रहती है, फ्लोट। इसलिए इसका बिहेवियर बेटा सबसे अलग है। नाइट्रोजन गैस बनती है, ये भी रोंग है। CO2 गैस बनती है, ये भी रोंग है। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। देखिए बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, मुझे बताइए, सबसे पहले मैं CaCl2 को बनाना बताती हूँ। देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 20। फर्स्ट सेल में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर लास्ट में कितने आ गए, 2। इसका मतलब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास होता है 17। 17 को हम क्या लिखेंगे, 2, 8, 7। तो एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो देखो, क्लोरीन के 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इधर देखिए, क्लोरीन के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन क्यों ली, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो एक क्लोरीन को दे देगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरे क्लोरीन को दे देगा। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने देखा यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है बेटा, आयोनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म हुआ है, आयोनिक बॉन्ड। अब मैं उसको यूँ लिख लूँ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से जाएंगे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, और 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगी, 2Cl नेगेटिव। अब देखिए, यहाँ पे X किसको डिनोट कर रहा है बेटा, जो कैल्शियम का अलग से इलेक्ट्रॉन आया उसको। हमने कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से दिखा दिया, और जो X आया वो हमने एक कैल्शियम, एक क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, और यहाँ पे 2 लिखा रखे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने ऑप्शन नंबर C को किया। देखो, इसको क्यों नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, 2, 2, 4, 2, 6। कैल्शियम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया, बिल्कुल गलत है। कैल्शियम के ऊपर तो एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा। बस क्लोरीन कितने यूज होंगे, 2। इसमें देखिए, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, है ना। यहाँ पे देखिए, है ना। तो हम इसलिए ऑप्शन नंबर C पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जनरली नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, डायमंड हमें पता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये कार्बन का एलोट्रोप होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाई, आपने देखा होगा ड्राई सेल के अंदर भी ग्रेफाइट की रोड डली रहती है। सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है, ये भी बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। फ्लोरेंस, देखो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरेंस। तो ये भी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ओनली इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए भाई,
हेट्रो एटम प्रेजेंट इन CH3 CH2 O CH3 CH2 Cl। हेट्रो एटम का मतलब अलग से एटम जो बने हैं। देखो आपको पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाता ही है। अब इसमें अलग से एटम कौन से नजर आ रहे हैं? एक तो ऑक्सीजन नजर आ रहा है मुझे, और एक क्या नजर आ रही है? क्लोरीन। क्या नजर आ रही है? क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो कौन अलग है बेटा? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, और डी में फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्या है बेटा? 2 कार्बन है और एक OH बॉन्ड है। 2 के लिए क्या होता है? इथ। OH के लिए क्या लगाते हैं पीछे? ओल। तो क्या है बेटा? इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। सॉरी, क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल को अगर मैंने अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब इसमें इसको KMnO4 एसिडिफ वो सॉरी क्या है? बेसिक है, उसको मैंने हीट किया इसको डाल के, फिर मेरा क्या बनाया है? CH3COH, मतलब इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। मुझे एक बात बताइए, पहले O कितनी थी? 1। अब O कितनी होगी? 2। तो हमने देखा यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये क्या प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। इसलिए ये जो अल्कलाइन KMnO4 है वो क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग है, कैटलिस्ट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिल्कुल गलत। क्या है ये बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से मुझे बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो बेटा, इसकी सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ग्लूकोज होता है जो कि सिंपल फूड होता है, उसका जो डाइजेशन होता है किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। वो ब्रेक डाउन होएगा, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है सबसे पहले प्राइवेट। क्या बनता है? प्राइवेट। और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस एनर्जी का हम यूज करते हैं। फिर वो जो प्राइवेट है वो डाइजेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक सेल में बहुत सारी होती है रेड रेड कलर की। तो प्राइवेट में माइटोकॉन्ड्रिया, प्राइवेट माइटोकॉन्ड्रिया की में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, पानी का हम यूज करते हैं, पानी बॉडी में रह जाता है, और एनर्जी का हम डिफरेंट प्रोसेस को करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगी। बाकी ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल गलत। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक। फिर वो प्राइवेट में गया, प्राइवेट बना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया बना, और फिर CO2 H2O और एनर्जी बनी। देखिए बेटा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं इसने। क्या दे रखे हैं? सेम। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? प्लस यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनर्जी तो निकलेगी, और यहाँ पे इसने एनर्जी रिलीज नहीं करवाई, इसलिए मैं इस ऑप्शन को रोंग कर रही हूँ। इसमें देखिए, ग्लूकोज से प्राइवेट बना, एनर्जी रिलीज हुई, बिल्कुल ठीक है। और वो फिर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, पानी निकला, लेकिन फिर यहाँ पे इसने एनर्जी नहीं करी कि एनर्जी वापस से रिलीज हुई है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी को भी करेक्ट नहीं किया, ओनली ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइनल कोड ओरिजिनेट फ्रॉम। अब देखिए स्पाइनल कोड कहाँ से निकलती है? देखो ये पता होना चाहिए, स्पाइनल कोड निकलती है मेडुला से। मेडुला कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद द कॉलम ऑफ बी। देखिए ओल फैक्ट्री, और देखो हमारे 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं। ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, स्मेल। अब देखिए ऐसे याद रखिए, ओल फैक्ट्री स्मेल करते हैं हम। स्मेल किससे करते हैं हम? नोज की हेल्प से। थर्मो, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किससे फील करेंगे? स्किन की हेल्प से। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, देखो मैंने इसको याद कराने की ऐसे ट्रिक बता रखे हैं, जैसे हमने बहुत सारा टेस्ट में बहुत सारा खा लिया तो हमारे शरीर में ज़्यादा क्या हो जाएगी? एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से हमें क्या बनेगी? गैस। तो गैस से मैंने याद करवा रखा है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर से। फिर हम खाएंगे किस वजह से? टंग, टंग का मतलब जीभ, जीभ से हम टेस्ट करेंगे, स्वाद आएगा, फिर खाते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आ गया टंग ऑप्शन। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब लाइट, लाइट गिरती है, और लाइट को कौन देख पाता है? हमारी आंखें, इसलिए आई। ये मेरे याद करवाने की ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दो डैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर। देखो भाई, अब हमें ये बताना है एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कौन करता है। देखो बेटा, ईस्ट आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, अमीबा भी पता है आपको, पैरामीशियम भी पता है, ठीक है ना, ये तो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। और जो बनाना होता है ना, उसमें भी हमारा कैसा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? एसेक्सुअल। तो इसका मतलब अब आप ये बेटा बेटर जानते हैं कि जो डॉग होता है उसमें एक बिच भी होती है, डॉग भी होता है, तो दोनों की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है ना। तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को टिक करते हुए ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। देखिए आगे, इन पीज ए प्योर प्लांट, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक इन पीज ए प्योर टोल प्लांट टी टी इज क्रॉस विद ए शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी टी, द रेशियो ऑफ प्योर प्लांट टू शॉर्ट प्लांट। देखिए बेटा, ये मैंने काफ़ी बार पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमने इसको कैसे किया था। देखिए, जब हम F1 जनरेशन करते हैं, देखो मैं आपको इसको पेपर पे थोड़ा सा दोबारा करके बताती हूँ। जब हमारी F1 जनरेशन होती है, उसके लिए हमने मेंडल ने क्या किया था, उसने एक तो टोल प्लांट लिया था, है ना, और एक कैसा लिया था, ड्रोफ प्लांट लिया था। कैसा लिया था बेटा, ड्रोफ प्लांट लिया था। अब देखिए इसमें टोल प्लांट के देखो कैपिटल टी टी लेंगे इसमें, और ड्रोफ के लिए स्मॉल टी टी लेंगे। अब हम इसका आपस में करवाएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका पहले इसके साथ करवा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवा दीजिए, और इसका इसके साथ करवा दीजिए। तो ये कैसे प्लांट आए हैं सारे, टोल। कैसे आए हैं, टोल। ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F1, और हमें बताना है F2 का। अब मैं इसी के दो प्लांट की क्रॉस ब्रीडिंग करवाऊंगी, टी 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 टी, दोनों आपको पता है पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पहले कैपिटल टी का इसके साथ करा कैपिटल टी टी, फिर इसका इसके साथ करा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ करा स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ करा स्मॉल टी। तो अब हमने प्योर देखने, प्योर टोल, प्योर वाले देखने हैं, प्योर में जिसमें दोनों में सेम हो, एक और एक कितने हो गए प्योर वाले, दो। तो इम्प्योर वाले कितने हैं, दो बच गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी कितने हो गए, दो। अब इनका रेशो करो, 2:2, कितना आएगा, 1:1 कट के। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1:1। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर 3 इंडिसेज ऑफ रिफ्रैक्टिव ग्लास। देखो रिफ्रैक्शन को देखना है। ग्लास का रिफ्रैक्शन कितना है बेटा, 1.52, एयर का है 1.003, और वाटर का है अपना 1.333 दे रखा है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेज को पढ़ते हुए सम मटेरियल्स की अरेंज करनी है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बेटा, एयर का क्या दिखा रखा है, सबसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड क्या होएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से क्या, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है बेटा, एयर का। ठीक है, सबसे कम एयर का है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे क्या होगी, ज़्यादा, उल्टा होगा ना, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद किसका है बेटा, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बाद हमें इधर का पानी का, फिर पानी, ठीक है, फिर उसके बाद ग्लास। इस तरीके से लाइट की स्पीड चलेगी। ऐसा क्यों, अब देखो बेटा, अगर आपको ये भी ना दे रखा हो तो भी एक ट्रिक है यहाँ पे। एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर, बीच में कोई रुकावट नहीं है, आराम से लाइट पास हो जाएगी। अगला है वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़े से पास, इससे लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो लाइट थोड़ी धीरे चलेगी। और ग्लास के मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल पास, इससे लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज चलेगी बेटा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या हैं, काफ़ी पास, लाइट के मॉलिक्यूल, ग्लास के मॉलिक्यूल क्या है, पास है, तो लाइट को धीरे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, कैमरे की थोड़ी सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या रखा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। बेटा एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 15 पे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग ए कंडक्टर। देखिए बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, अब मैंने इसको ऐसे होल्ड किया, आपको पता है जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, फोर्स की, और जो मेरी उंगलियां है वो अंदर की तरफ जा रही है, वो किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब जो करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद डायग्राम शो द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बेटा, इसमें हमें बताना है कौन सा डायग्राम है जो इलेक्ट्रिक सर्किट की सप्लाई को दिखा रहा है। हमारे पास पहला ऑप्शन है, ठीक है। सबसे मेन बात बेटा आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने मेन जो रिजल्ट है वो लिख रखा है। देखिए, सबसे ऊपर होती है अर्थ वायर। देखो घर में आपने देखा होगा 3 प्लग का स्विच होता है, देखा है ना, ये आपके घर का मेन जो स्विच होता है, जिसमें हम जिसको सॉकेट बोलते हैं, आपने देखा होगा ऊपर वाला सिर्फ एक ही डॉट होता है, मतलब एक बड़ा गोला होता है। इस गोले को बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं इसमें, अर्थ वायर। अब आपने बीच में देखा होगा, है ना, उसमें हमेशा कनेक्ट होती है लाइव वायर, और सबसे नीचे वाला होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो सेम ऐसे ही घर में आएगा, सबसे ऊपर होगी अर्थ वायर, बीच में होगी लाइव, और सबसे लास्ट में होगी न्यूट्रल। इसको याद करने का एक और तरीका है, लाइव जिंदा है,
तो जिंदा चीज़ को छुपा कर लेके चल रहे हैं क्योंकि वो किसी को करंट लगवा सकती है, इसलिए अर्थ और न्यूट्रल के बीच में रख लिया। अर्थ पहले वायर लगाएंगे धरती पर, तो सबसे पहले शुरुआत होगी धरती से, धरती के बाद लाइव, फिर उसके बाद न्यूट्रल। अब देखिए लाइव वायर है, न्यूट्रल है और यहाँ पे अर्थिंग नहीं हो रखी, तो ये नहीं माना जाएगा। अब देखिए आगे न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, ये भी नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हमें अर्थ वायर देखनी है। अब यहाँ पे देखिए बेटा लाइव वायर है और फिर अर्थ वायर है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस इधर देखिए भाई, अर्थ वायर है, फिर लाइव वायर है, फिर न्यूट्रल वायर है, ये बेटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे चलनी चाहिए, पहले अर्थ वायर, फिर लाइव वायर और फिर न्यूट्रल वायर। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। असरेशन क्या है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, वो वेट है बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मुझे एक बात बताइए, कॉपर क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो वेट गीले किस लिए हैं, क्योंकि उसमें पानी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखिए मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिख रखी है। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं बेटा, विच सिम्स टू बी ड्राई, वो कैसे होते हैं, ड्राई। और हाँ उसमें पानी के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, पानी के 5। कितने होते हैं, 5, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, ब्लू। कैसा होता है, ब्लू। लेकिन वो देखने में कैसे होते हैं बेटा, ड्राई। ऐसा नहीं है कि वो गीले होते हैं कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस वजह से क्या होते हैं, गीले। व्हेन वी हीट क्रिस्टल, जैसे हम अगर मान लो इन पाउडर को अगर मैं हीट करूँ ब्लू कलर के सॉल्यूशन को, तो क्या हो जाएगा, वाटर उसमें से रिमूव हो जाएगा और उसका जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वाइट के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा, वाइट में। अगर मैं उस हीट करे हुए मिक्सचर में दोबारा से थोड़ा सा पानी मिला दूं तो अगेन उसका ब्लू कलर रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा गलत है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होती है जो कि एक फॉर्मूला मास ऑफ यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन तो फॉल्स था, अगला ट्रू है। जब पहला ऑप्शन फॉल्स और अगला ट्रू हो तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट देखिए भाई, इंसुलिन है, इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। ये बात देखिए मुझे एक बात बताइए, इंसुलिन हार्मोन है, आपको पता है वो कौन बनाता है, पैनक्रियाज, और उसका काम क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो ये हमारी बात क्या है बेटा, ट्रू। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कोज डायबिटीज। ये भी पता है कि अगर इंसुलिन कम बनेगा तो डायबिटीज की बीमारी होती है, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। तो और ये इसका करेक्ट रीजन है क्योंकि डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी अगर हम इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बना, और ये इसका काम है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, कॉलोनीज ऑफ ईस्ट मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन। देखिए हमने देखा है शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर को जब हम डालते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ती जाती है, वो ईस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो उसकी बहुत सारी कॉलोनी बन जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर आपने देखा होगा जब भी ईस्ट के ऊपर बढ़ के थ्रू वो बढ़ता है और उसके ऊपर चेन सी भी फॉर्म हो जाती है ईस्ट के ऊपर, और शुगर बनता है सुक्रोज से जो कि हमें एनर्जी देता है, और इसमें उस एनर्जी का हम यूज अदर लाइफ की एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ट्रू हैं। और दूसरी बात देखो, शुगर को सॉल्यूशन हम किस लिए बनाते हैं, ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, है ना। और इस पाउडर की हेल्प से उस शुगर सॉल्यूशन में जो ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसका रीजन हो सकता है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट, इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग। देखिए भाई, अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। देखो ओम्स लॉ में पढ़ा था, हमेशा I करंट क्या होता है ऊपर और V होता है नीचे। इधर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं बेटा, और लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, R का मतलब रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, रेजिस्टेंस को। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन में से पास हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू। आगे, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है कि I प्रोपोर्शनल टू V होता है। बट मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली क्या लिखते हैं बेटा, V प्रोपोर्शनल टू I। ये तो ओम्स लॉ है, इसलिए, और ओम्स लॉ की वजह से ही ये भी ओम्स लॉ का ग्राफ है। तो ये इसका क्या है, करेक्ट रीजन है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। देखिए बेटा, कम से कम आपको भी पेपर में देखो थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट 1 मार्क्स के क्वेश्चन को करने में लगेंगे आपको। अब हम सैम्पल पेपर नंबर 10 और कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? सबसे पहली बात, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट की हेल्प से कोई भी चीज़ें टूटती हैं। और एक होता है बेटा अपना फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से कोई भी चीज़ टूटती है। और एक होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीज़ें ब्रेक होती हैं, मतलब एक रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है। तो अब हम इसमें थर्मल वाली पहचानी है। थर्मल का मतलब हीट देखेंगे हम, क्या देखेंगे, हीट। अब बताइए, पानी है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कब टूटता है? जब मैं उसमें से क्या पास करूँ, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करूँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पास किए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। कौन सी है बेटा, ये है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, कौन सी है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, AgBr को कैसे ब्रेक हुआ है बेटा, Ag सिल्वर में और ब्रोमीन में। ये कब ब्रेक होता है, जब मैं AgBr में क्या पास करूं, AgBr में क्या पास करना पड़ेगा बेटा मेरे को, सनलाइट। क्या पास करूंगी, सनलाइट, तब वो ब्रेक होएगा। इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है AgCl में Ag और क्लोरीन अलग होगी, ये भी बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, इसलिए ये भी क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उस पर हीट पास करेंगे तो ही वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में पास ब्रेक होएगा, वरना वो ब्रेक नहीं होएगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी है, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें बेटा क्या दे रखा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड, ये नीचे जमा हो जाता है। वो कैसे आएगा, देखो मैं बताती हूँ। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें डाइल्यूट HCl डाला, तो क्या रिएक्शन होगी हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस पानी मिलेगा। तो ये कैसा कलर का PPT होता है, कैल्शियम क्लोराइड बेटा वाइट कलर का। ये आपको कलर भी याद रखने हैं, पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं ये। तो वाइट कलर का PPT मिलेगा। और PPT क्या होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस होती है जो कि इनसोल्यूबल किस में रहती है, किसी भी सॉल्यूशन में। तो हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, वाइट कलर के दिखा रखे हैं। तो ये जो वाइट कलर के दिखा रखे हैं वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखिए, अब हमें देखिए, अब इसने पूछ रखा है, ये CO2 गैस निकली, देखो CO2 गैस पास होकर इसने क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख रखी है, इसके फनल लगा दी। जैसे जैसे गैस निकलेगी, देखो वो इस फनल के थ्रू इस वाली में आ जाएगी, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस मिलेगी तो इस नली का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। कैसा हो जाएगा, वाइट। तो अब देखो बेटा, इसमें इतने ऑप्शन दे रखे हैं कि जो P है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और Q क्या है, CO2 गैस है। देखो Q तो CO2 गैस ही है, बिल्कुल ठीक है, और वो मिल्की हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि हमारा P क्या फॉर्म हुआ है बेटा, देखिए P क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड ना हो तो P को मैं कैल्शियम कार्बोनेट मानूंगी ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर डाइल्यूट HCl बनाए और ये रेजिड्यू के रूप में नीचे बच जाता है, क्या बचता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका ये जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल गलत है, इसमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होगा जब कैल्शियम को पानी के साथ ट्रीट करेंगे। देखिए कैल्शियम को पानी में मिक्स किया, थोड़ी देर पहले ही बताई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। कौन सी निकलेगी, H2। तो मुझे एक बात बताइए, ये लेस वॉयलेंट रिएक्शन है ना, कैसी रिएक्शन है, लेस वॉयलेंट, ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होती है ये। ठीक है, बस इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो होती ही है। आगे देखो, इट रिएक्ट लेस वॉलेंटली विद वाटर, बिल्कुल ठीक है, लेस वॉलेंटली होती है। जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम के साथ, ये भी बिल्कुल बेटा ट्रू है। जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के साथ चिपक जाते हैं उस कैल्शियम के ऊपर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऐड एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 बीकर, ही ऐड जिंक इन बीकर P एंड सिल्वर इन बीकर Q। देखिए बेटा मैंने ड्रॉ कर रखा है, मान लीजिए ये
बीकर P और Q है, पहले बीकर में जिंक डाल रखा है, साथ में कॉपर सल्फेट है, अगले बीकर में सिल्वर डाल रखा है, साथ में कॉपर सल्फेट है। मुझे बताइए जो जिंक है वो कॉपर से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव, इससे उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा जिंक सल्फेट, और प्लस में कौन सी गैस बनेगी बेटा, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, प्लस में क्या अलग हो जाएगा कॉपर। और जो जिंक सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन, कैसा होता है ग्रीन, ठीक है। और आगे जब जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट में मैं सिल्वर डालूंगी तो नो रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि Ag कॉपर से क्या है कम रिएक्टिव। तो अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करना है। देखिए बेटा सबसे कम रिएक्टिव कौन था अभी हमारे पास, सिल्वर, सिल्वर के बाद कौन था कॉपर, कॉपर के बाद कौन था जिंक। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे साथ जाएंगे। आगे देखिए भाई, कार्बन 4 फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इज 4 इलेक्ट्रॉन विद यूनिवैलेंट एटम। देखिए बेटा ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 और अगली में कितने आए 4। अच्छा इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर हो गए इसके साथ, तो कितने हो गए 4 और 2 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं नियोन के अंदर, इसलिए नियोन के साथ जाएंगे। आगे देखिए भाई, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखो भाई सबसे पहले माउथ होता है, माउथ में क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सैलिवरी नाम का माइलेज निकालती है, जिससे हमारा सबसे पहले स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। आगे फिर ईसोफेगस क्या होता है फूड पाइप, फिर खाना फूड पाइप में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद विली इस खाने को ब्लड में मिक्स कर देती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद खाने में वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बचा हुआ खाना एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आगे अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। देखिए भाई राइस वाटर में आपको पता है स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, राइस में स्टार्च क्या होता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं उसमें आयोडीन डालती हूँ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू ब्लैक, और ये ब्लू ब्लैक कलर हो गया, और तो राइस में क्या कंटेन है स्टार्च। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिसेप्टर। देखिए भाई जैसे पहला है गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर दोनों के दोनों स्मेल को करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। और ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, बिल्कुल गलत। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर टेस्ट करते हैं, टेस्ट डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, टेस्ट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे टेस्ट आएगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि टेस्ट तो कौन करेगा गस्टेटरी। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, ओल्फैक्टरी स्मेल देखते हैं, और गस्टेटरी उल्टा लिख रखा बेटा इसने, तो हम ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट था उसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बियरिंग स्पोंजिया उसमें होता है, एट देयर टिप आर कोल्ड। देखिए बेटा मैंने स्पेशली इसका डायग्राम बना रखा है, देखिए ये राइजोपस है, देखो बेटा जो ये नीचे दिखाई दे रही है आपको जमीन के अंदर रहेगा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। हाइफिया ये होता है हाइफा, ठीक है। और ये क्या होता है स्पोंजियम, छोटे छोटे दाने को हम बोलते हैं स्पोर्स, क्या बोलते हैं स्पोर्स। ये हमें ब्रेड के ऊपर कभी देखने को मिलती है। तो इसने क्या रखा है ट्यूब जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है हाइफी, ठीक है। आगे द इमेज शोन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ए प्लांट। देखिए हमने क्या कर रखा है, ये पेड़ उगा हुआ है, इसके एक ब्रांच को पुल किया और ज़मीन में दबा दिया, और उस यहाँ से थोड़े दिनों बाद नया पौधा निकल आया ना, और न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है। तो मेरे को बताइए यहाँ पे शूट हेल्ड बिलो सॉइल, शूट को हमने ज़मीन के अंदर दबाया और नया प्लांट निकल आया। फिर इसमें हमें क्या पूछ रखा है देखते हैं, शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज पुश्ड बिलो द सोइल दैट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। तो ये कौन सा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। हम जानते हैं इस मेथड को क्या बोलते हैं, देखो 3 मेथड होते हैं, एक तो कटिंग एक लेयरिंग। तो ये कौन सा मेथड है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लेयरिंग मेथड है। ग्राफ्टिंग मेथड में आपको पता है 2 अलग अलग पेड़ों को लेके फिर हम करते हैं, तो ये लेयरिंग मेथड है। तो लेयरिंग मेथड के फ़ायदे बताने हैं। पहला, दिस रिजल्ट इन प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूल आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पेड़ को ही हमने पुल करके ज़मीन के अंदर दबाया तो वही फ्लावर आएंगे, वही पेड़ लगेगा। दिस हेल्प ग्रो प्लांट्स विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा मैन्योर। इसमें क्या रखा है, इससे प्लांट बिना खाद के, एक्स्ट्रा बिना खाद के उगाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है।
दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स। इसने क्या कर रखा है, देखो बीज की हेल्प से, बीज की जरूरत नहीं पड़ी। हमने देखा हम एक प्लांट की ही ब्रांच को पुल करके ज़मीन में दबा दिया। तो अब मुझे बताइए क्या मैंने बीज का यूज किया इसमें? नहीं ना। तो थोड़े टाइम बाद वो प्लांट गल सड़ के उसी से नई रूट जड़ आ गई, और फिर हम उसको वहाँ पे जो पुल कर रहा था ब्रांच, उसको हम कट भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एक नया पेड़ उग रहा है वहाँ पे। तो इसमें सीड की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। आगे, दिस अलाउ ग्राफ ओ प्लांट विद न्यू जेनेटिक कंपोजिशन। ऐसा भी नहीं है कि नई जेनेटिक कंपोजिशन आएगी, क्योंकि वो तो पुराने पेड़ से ही लग रहा है और सेम उसी की ब्रांच को पुल करके लग रहा है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, हमें टेबल दे रखी है इकोसिस्टम की, और इसमें से हमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को छांटना है। मुझे एक बात बताइए, बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग वाले। और अबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग वाले। रेन कैसी है हमारी बेटा? नॉन लिविंग है। बटरफ्लाई कैसी है? लिविंग। ग्रास कैसी है हमारी? लिविंग। फंगी भी हमारी क्या होएगी? लिविंग में काउंट होएगी, क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है। पानी में जीवन नहीं होता, एयर में नहीं होता, बैक्टीरिया में होता है, सनलाइट में नहीं होता। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बेटा? सी में, क्योंकि ग्रास, बैक्टीरिया, फंगी, बटरफ्लाई ये सब क्या लिविंग, और नॉन लिविंग क्या बच गए? वाटर, रेन, सनलाइट और एयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, हम यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को देखिए, लाइट एंटर करी, θ1 एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, और यहाँ पे बन रहा है θ2। अब देखिए यहाँ पे लाइट बैंड हो रही है, क्या हो रहा है? देखो इस तरीके से आई, थोड़ी सी मुड़ी है, क्या ये मुड़ी है। मुड़ने के बाद देखो बेटा इस तरीके से जा रही है, और फिर दोबारा बैंड हुई, और ये देखो ये एंगल और इस एंगल को देखिए। मुझे बताइए ये तो डेंस मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्लास स्लैब दिखा रखी है। तो देखो यहाँ पे लाइट की स्पीड और कम हो गई। देखो यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या थी? ज़्यादा। यहाँ पे लाइट की स्पीड और कम हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पे और भी कम हो गई। इसका मतलब जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होता जाएगा उसमें लाइट की स्पीड कम होती जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो N3 में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर N2 का कम होएगा, फिर उससे कम किसका होएगा? N1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? अब देखिए ऑप्शन देखिए, N1 और N2 का बराबर है, बिल्कुल गलत। N1 का N2 से बड़ा है, N1 का N2 से बड़ा है, बिल्कुल गलत। N2 का N1 से बड़ा है। नेक्स्ट, N2 का N3 से बड़ा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे किसका बड़ा है? N3 का N2 से। और N3 का N1 से बड़ा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे अगर हम इन तीनों का प्रॉपर लिखे तो क्या लिखेंगे? N3 का बड़ा है N2 से, और N2 का बड़ा है N1 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक मक्खी है, ठीक है। मक्खी कहाँ है बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो मक्खी रखी हुई है, और ये मक्खी किस में रखी हुई है? ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। अब देखो इस मक्खी की एक रेज को मैंने डाल रखा है पैरेलल, और इस पैरेलल रेज का रूल क्या होता है? वो फोकस में से पास होती है। देखो फोकस में से पास हो गई। ये बेटा मैंने खुद बनाया ये डायग्राम, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा था, हमने खुद ड्रॉ किया इसको। एक मक्खी दी हुई थी, मैंने इस डायग्राम को कंप्लीट किया है। देखिए मैंने मक्खी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। पैरेलल लाइन ड्रॉ होने के बाद उसका रूल क्या होता है? फोकस में से पास होना। देखो फोकस में से पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। दोनों रेज मिल गई। अब बताइए रेज कहाँ बनी है? यहाँ पे जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है? 2F से पीछे। इमेज देखो इससे बड़ी बनी है ना, देखिए बड़ी बनी है ना, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। तो अब हम इन चार ऑप्शन में देखते हैं मक्खी सबसे बड़ी कहाँ है। देखिए इमेज कैसी बनी है? यहाँ पे देखो रियल बनी है ना, कैसी बनी है? रियल। और रियल और कैसी बनी है? यहाँ पे इन्वर्टेड बनी है ना। तो मेरे को एक बात बताइए, रियल इमेज बनी है बिल्कुल सीधी बनेगी है? नहीं ना। इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो क्या मैंने जो ये ऑप्शन नंबर सी किया हुआ है वो गलत है ना? इसको हम रॉन्ग करेंगे, हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, क्योंकि इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। हमें दिखाई दे रहा है ना, है ना। मक्खी उल्टी बनेगी इमेज और बड़ी बनेगी, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, द इमेज बिलो डिपिक्ट्स लाइट बैंडिंग स्प्लिट बाय ए प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर। देखो भाई जब लाइट एक प्रिज्म से गिरती है तो वो अलग अलग कलर में जा रही है। तो हमें बताना है दैट वॉज ऑब्जर्व बाय द इसाक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था इस एक्सपेरिमेंट को। देखो मान लें 1 मार्क्स में आ जाए कि इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया, तो हम कह सकते हैं ना इसाक न्यूटन। तो व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? इससे हमें क्या पता चलता है? बताइए ये रेनबो बनता है ना, हम घर में भी देखते हैं कई बार पानी की बूंदें होती हैं, और उसमें से जब लाइट गिरती है तो वो 7 कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो ये क्या बनता है बेटा? रेनबो। नेक्स्ट देखिए, वाई सन अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट ए वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। देखिए जैसे जैसे हम स्काई में ऊपर जाते हैं
तो हमें वो स्काई या तो ब्लू कलर का दिखाई देता है, मैं बता रही हूँ, या फिर हमें दिखता है डार्क कलर का, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। मुझे देखिए, हमने पढ़ा है जितना हम धरती के पास आते हैं उतने ज़्यादा स्मोक पार्टिकल, है ना, CO2 पार्टिकल, मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो कि कैसे पार्टिकल हैं, ये कोलोडियल पार्टिकल। और जो कोलोडियल पार्टिकल है, जब लाइट उस पर गिरती है तो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं ना। और टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग होती है। कैसी होती है लाइट की स्कैटरिंग, जिसमें लाइट हमें ज़्यादा क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर, या फिर हमें वाइट कलर का दिखता है ना। तो अब जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें कैसा दिखेगा, वो डार्क दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने रीजन लिखा हुआ है, देखिए जो एटमॉस्फेयर है इज, देखिए हैंस एटमॉस्फेयर मच थिनर एट हाइट पर एटमॉस्फेयर क्या होता है, थोड़ा पतला होता है हाई एल्टीट्यूड पे। तो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, और स्पेस में तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, और हाइट पे क्या होता है, थोड़ा सा पतला एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कैसा होता है, थोड़ा सा पतला, क्योंकि वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वहाँ पे स्कैटरिंग कम होगी, इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी ऐसी हाइट पे, इस वजह से वो हमें डार्क कलर का दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन क्या है आगे, कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉलर है वेवलेंथ ऑफ फिजिकल पार्टिकल से, ऐसा भी नहीं है। और लाइट गेट्स स्कैटर टूवर्ड्स द अर्थ, ऐसा भी नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। नेक्स्ट देखिए, इफ अ पर्सन हैज 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 होम, वट इज द मैक्सिमम रजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग दैम। देखिए, मैक्सिमम रजिस्टेंस आती है पैरेलल कनेक्शन, वो सॉरी सीरीज कनेक्शन से, और मिनिमम रजिस्टेंस आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो मैक्सिमम रजिस्टेंस दिखाने के लिए सीरीज में मैक्सिमम होगी, तो 1/5 एक ही है, तो हम 1/5 को 5 बार ऐड करेंगे, 1/5 1/5 1/5, तो कितने हो गए, 5/5, कितना आ गया, 1 ओम आंसर, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, इसमें ए, उसके साथ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपकी ये सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में बेटा मैं 3 पेपर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। नेक्स्ट देखिए, इथेनोइक एसिड है, इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो भाई, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है बेटा, इसको लर्न रखना, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्योर इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है, जो कि फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोल्ड क्लाइमेट में। इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैंने स्पेशली इसको सोल्व कर रखा है। देखिए 290 केल्विन है, अगर मैं इसमें 273 घटा दूं तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गए 7, 8 में 7 गया 1, 1700 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। और हम जानते हैं जो विंटर है, विंटर में टेम्परेचर जो है, देखो गर्मियों में आपने देखा होगा 35-40 तक टेम्परेचर चला जाता है, और विंटर में टेम्परेचर कितना होता है, 17 तक आ गया। जैसे इसमें वो तो आपको पता है काफ़ी कम होता चला जाता है ना। तो हमने देखा जो विंटर है उसमें ये फ्रीज हो गया। अब मुझे बताइए, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो विंटर में तो टेम्परेचर 17 से क्या होता है, कम होता है, तो इसमें फ्रीज होगा ना ये, तो इसलिए ये फ्रीज हो जाता है। तो ये भी ट्रू है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसीलिए बोला गया क्योंकि ग्लिसरीन टाइप का ही हो गया, मतलब ये जम जाता है। आगे देखो भाई, एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। ये देखो बेटा क्या रखा है, एनिमल अलग अलग तरीके से स्टिमुलाई के प्रति रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसी प्रतिक्रिया होगी वैसा ही रिएक्शन होगा। आगे, ऑल एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन। देखिए बेटा, देखिए अपनी बॉडी में, जो एनिमल्स की बॉडी में या हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होते हैं, जबकि प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है। प्लांट में 5 तरह के हार्मोन होते हैं जो निकलते हैं, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है, इनकी हेल्प से ही हम स्टिमुलाई दिखाते हैं, ये इसका करेक्ट रीजन है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए बेटा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, इन गले सड़े भोजन को खा के उस एनवायरनमेंट को करते हैं क्लीन, तो ये बिल्कुल ट्रू है। डिकम्पोजर रिसाइकिल कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को इन द हाइड्रोस्फीयर, बिल्कुल गलत, क्योंकि डिकम्पोजर मिट्टी के अंदर करते हैं रिसाइकिल, कहाँ करते हैं, मिट्टी, ये फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट, When the object move with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए भाई, कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है, तो इसकी जो इमेज है प्लेन मिरर में वो हमें दुगनी स्पीड से दिखाई देगी, 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, देखिए जैसे मान लो दुगना डिफरेंस हो जाता है दोनों का, इसलिए 2 का दुगना कितना हो गया यहाँ पे 4। आगे देखिए, इमेज फॉर्म ए प्लान मिरर
प्लेन मिरर इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर द ऑब्जेक्ट। ये इसका रीजन है। अगर ये यू और वी वाला रीजन नहीं होता तो हम इसको दुगना करके 4 नहीं बता पाते, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। देखिए बेटा, हमारे ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम जाएंगे सैम्पल पेपर। हमने कितने कर लिए? 9। अब हम सैम्पल पेपर नंबर 10 पे आ रहे हैं। देखिए 8, 9 कर चुके हैं, अब हम 10 करेंगे। 8, 9, एक सेकेंड, 10 का मेरे बीच में स्किप कर दिया क्या मैंने? हाँ बेटा, मैंने 9 से शुरुआत करी थी, सॉरी। 9, 10 हो चुके हैं, अब हम 11 पे आएंगे। 8 to 11 करेंगे ना आज हम। हाँ देखिए, सम रिएक्शन रिक्वायर कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखिए कुछ रिएक्शन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए हमें, वाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए। विच आर दीज कंडीशन यूजली मैंशनड। मेरे को एक बार बताइए, जैसे टेम्परेचर दिखाते हैं हम, है ना, और प्रेशर दिखाते हैं हम, और ये सब जैसे टेम्परेचर दिखाते हैं, तो जैसे हम देखते हैं एरो है, एरो के ऊपर जैसे हम कई बार लिखते हैं 273 केल्विन या केल्विन टेम्परेचर, सेल्सियस वगैरह, और हम दिखा देते हैं भाई 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह। तो बताइए ये हम लिखते कहाँ पे हैं? ये एरो के ऊपर लिखते हैं ना, तो अबोव द एरो, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा? अबोव द एरो। नेक्स्ट, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड टू वाटर। देखिए बहुत कम अमाउंट का एसिड पानी में डाला गया है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। यस, डाइल्यूट बना रहे हैं हम उस एसिड को। न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो एसिड से H+ आयन निकलती है, पानी डालते ही H2O क्या बनेगी? H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। ये बिल्कुल ट्रू है। साल्ट बनता है, बिल्कुल फॉल्स है। तो हम ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ जिंक ए रिएक्टिव मेटल है जिसको हमने ड्रॉप किया है इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए सब्सटेंस, जिंक साल्ट वॉज फॉर्म्ड। देखिए हमने जिंक का एक पीस लिया, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर जिंक साल्ट हमारा बन गया है और हाइड्रोजन गैस लिबर्ट हुई है। तो अब हमें बताना है वो क्या रिएक्शन है। बताइए हमने क्या लिया है बेटा? वहाँ पे एक जिंक साल्ट बना है। हम जानते हैं जिंक को जब हम किसी एसिड में डालेंगे तो ही जिंक का साल्ट बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब हमारी जो वो रिएक्शन है वो क्या हो सकती है? देखो पानी तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है क्योंकि एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक साल्ट होगा, बिल्कुल गलत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। नेक्स्ट, मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। मेटल को रिफाइनिंग की जाती है अलग अलग मेथड का यूज करते हुए। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कौन सी की जाती है? देखिए बेटा, जो भी देखो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। 3 तरह की मेटल्स होती है बेटा। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखो हमने पहले बेटा मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक बार थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पिटेगा। ये जैसे हम लिखते हैं, केदार के लिए बेटा लिखती हूँ मैं के, नाथ के लिए Na, का के लिए Ca, माली के लिए Mg, आलू के लिए Al, जिंक के लिए जड़न के लिए जरा, फीके के लिए Fe, सड़े के लिए Sn, पकाता के लिए Pb, हाइड्रोजन के है के लिए हाइड्रोजन, क्यूट के लिए Cu, हैरी के लिए Hg, आएगा के लिए Ag, और के लिए Au, और पिटेरा के लिए Pt। अब देखिए के का मतलब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। ये क्या होता है? टिन। पीबी का मतलब क्या होता है? लेड। एच का मतलब हाइड्रोजन, कॉपर। एच जी का मतलब क्या होता है? मरकरी। ठीक है। ए जी का मतलब क्या होता है? सिल्वर। ए यू का मतलब क्या होता है? गोल्ड। पी टी का मतलब होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। तो देखो बेटा शुरू देखो, आलू आलू तक इनको बोलते हैं लेस रिएक्ट वो ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल्स। ये जो मेटल्स होती है बेटा ये कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ प्लस क्लोरीन के ऑक्साइड के साथ। तो इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अलग करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अलग करेंगे हम इन मेटल्स को। और अगली है
जिंक, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कैसी होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। इनको अलग ये अपने सल्फर के साथ, या तो सल्फर के साथ कंबाइन रहती हैं या फिर दूसरे कार्बोनेट के साथ कंबाइन रहती है। इसको अलग करने का मेथड होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है बेटा, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन रहती है, तो उसको मैं कार्बन या एल्यूमिनियम पाउडर डालकर ही अलग कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, ये बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग। देखो भाई, इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग से कौन कौन सी अलग की जाती है, AU, गोल्ड और कॉपर। बिल्कुल गलत है बेटा ये। कौन कौन सी की जाएगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के अलग करवाएंगे। तो हमारा ऑप्शन आएगा सोडियम और पोटाशियम। इसलिए थर्ड और फोर्थ देखिए किसमें, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये ए बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग है बेटा, ये सैम्पल पेपर में गलत दिया हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम इसमें नहीं करते, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में करवानी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO। देखिए बेटा, कार्बन काउंट कीजिए बेटा, 1 2 3। कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या आता है, देखो 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए आता है प्रोप। और जिसमें CHO जुड़ा होता है, CHO ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के पीछे क्या लगता है, Al। क्या जुड़ता है साथ में, स्मॉल Al। इसलिए 3 के लिए प्रोप, प्रोप प्लस एल, प्रोपेनल। क्या आ जाएगा, प्रोपेनल। Al जुड़ेगा, क्या बनेगा, प्रोपेनल। इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, इससे एन वाला है ये। सम अडल्ट हैव ए डिफेक्टिव हार्ट। देखो भाई, कई अडल्ट, कई बड़े लोग होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही, सिंस बर्थ का मतलब जन्म से ही उनका जो हार्ट है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है। दे आर बोर्न विद ए होल विद द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। उनके लेफ्ट और राइट एट्रियम में क्या होता है बेटा, एक होल होता है। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सेपल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियल सेपल डिफेक्ट बोलते हैं, जिसकी ASD शॉर्ट फॉर्म है बेटा। ये याद होना चाहिए आपको, फुल फॉर्म आ गया पेपर में तो आपका 1 मार्क्स यहाँ बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियल सेपल डिफेक्ट। आगे देखिए, तो मुझे बताइए होल की वजह से क्या होगा, आर्टिया के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होएगा ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। मान लो बीच में होल है यहाँ पे, तो दोनों ब्लड मिक्स होंगे ना, होंगे। यहाँ पे कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज टू फील टायर्ड इजली। तो वो इंसान क्या होगा, इस बीमारी का सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, वो बहुत ही जल्दी थक जाएगा वो इंसान, ठीक है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू हैपन इन पीपल विद ASD इन ए सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो। तो ऐसा क्या होगा अगर इसमें एक सिंगल साइकिल में उसकी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी, कम ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 वाला ब्लड मिक्स हो चुका है, तो उसको ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वन ड्यूरिंग वन साइकिल। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इससे हमारी बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड अलग आता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग आता है ना, अलग अलग चैम्बर में। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को इससे क्या होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है ना। इसलिए हमारे हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो वो पासेज होता है थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। अब इसने क्या रखा, वो किस किस के थ्रू पास होता है, एक तो होता है हिपोकैम्पस, एक होता है एक्सोकोटियस और एक एनाबस। देखो बेटा ये वाला तुम है ना याद रख लेना कि सिंगल सर्कुलेशन किस किस में होता है, ठीक है। ये बेटा आपके लिए नेम है एनिमल्स के जो आपको याद रखने हैं, तो इस ऑप्शन को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए भाई, इन ए साइनैप केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। देखो भाई हमें बताने हैं जो साइनैप्स है। साइनैप आपको पता है जो न्यूरॉन होता है, 2 न्यूरॉन के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसको साइनैप बोलते हैं। वहाँ पे केमिकल सिग्नल आपको पता है एक्सोन के एंड में होता है। तो 1 न्यूरॉन से डेंड्राइट में जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा एक्सोन हो गया, और यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है, और यहाँ पे ये क्या होता है, साइनैप, बीच में गैप होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, और ये ही वो इस दूसरे न्यूरॉन के क्या, ये डेंड्राइट्स हैं। अब बताइए ये साइनैप्स से इलेक्ट्रिकल जो केमिकल सिग्नल आएंगे वो कौन कैच करेगा, डेंड्राइट्स कैच करेगा। इसलिए एक्सोन एंड ऑफ 1 न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन को वो पास होंगे। तो इसने बाकी ऑप्शन देखो बिल्कुल गलत है। अनदर न्यूरॉन को वो पहले डेंड्राइट को जाएंगे,
आगे देखिए भाई, आगे हमें बताना है द गिवन बॉक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिजीज के बारे में बता रहा है। आइडेंटिफाई करनी है हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना है। देखिए बेटा, ये बेटा सिंपल सा है, 3 तरह की एसटीडी ट्रांसमिटेड डिजीज याद करनी है आपको अपने सिलेबस में, एड्स, स्वाइल्स और गोनोरिया। ठीक है, ये तीनों की तीनों होती हैं। और देखिए, गोनोरिया से एड्स की बीमारी होगी, बिल्कुल ठीक है, और स्वाइल से गोनोरिया होगी, बिल्कुल गलत। तो आपको क्या बताना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का हमें इसमें क्या करना है, चूज करना है कम्बिनेशन। तो ये कोलरा भी बता रखा है कि जो हैजा भी हो जाती है, एसटीडी फर्स्ट, एसटीडी सेकंड, एसटीडी थर्ड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सप्लेन चूज करना है करेक्ट कम्बिनेशन। तो क्रैक कम्बिनेशन हमारा ये होगा, हमें बताना है क्रैक कम्बिनेशन क्या है। जैसे एड्स से स्कैबीज हो जाएगा, फिलेरिया हो जाएगा, बिल्कुल गलत। स्वाइल से गोनोरिया और मम्स, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं है। सॉरी बेटा, हमें इसको हॉरिजॉन्टल देखना है, मैंने वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल देखिए। एड्स, स्कैबिज, फिलेरिया, बिल्कुल गलत, इसमें ओनली एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगले में स्वाइल और गोनोरिया ट्रांसमिटेड डिजीज है, मम्स सेक्सुअली डिजीज नहीं है। गोनोरिया, एड्स और स्पाइल, मैंने कहा था ये 3 डिजीज होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए बर्ड इन हाइड्रा। देखिए, हाइड्रा में क्या होता है, साइड में बर्ड निकलती है और वो धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाती है तो डिटैच होकर अलग हो जाती है। तो इट डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी एज सुन एज इट इज प्रोड्यूस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे ये आउटग्रोथ है, इट फॉर्म्स ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइड। ठीक है, ये भी देखो, ये बिल्कुल ठीक है कि ये आउटग्रोथ है, ठीक है। और ये रिपीटेड सेल डिवीजन के बाद ही फॉर्म होती है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है बेटा, और ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, ये डिटैच हो जाएगी पैरेंट बॉडी से एज सुन एज इट इज प्रोड्यूस। देखो, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस होते ही अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, वो कंप्लीटली बन जाती है तब अलग होती है, इसलिए इसको हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। और इट बिकम्स ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, हाँ, अलग होने के बाद में अलग बन जाती है, तो इंडिविजुअल बन जाती है ये। तो हमें नोट ट्रू वाला बताना था, तो नोट ट्रू कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट, द इमेज शोज ए फूड वेब। फूड वेब बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमारा ठीक है। देखिए भाई, इसमें देखिए बेटा, हमारे पास पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन, फोक्स फीड्स ऑन होक ऑब्टेन एनर्जी। देखिए, क्या लोमड़ी होक के ऊपर होक को फीड करती है। देखिए, फोक्स यहाँ है, देखिए स्क्वेरल है, स्क्वेरल को किसके द्वारा खाया गया, फोक्स के द्वारा। और किंगल बर्ड है, उसको भी किसने खाया, फोक्स ने। और सैलामेंडर को भी किसने खाया, फोक्स ने। और बैक्टीरिया को सैलामेंडर ने खाया, सैलामेंडर ने फोक्स को खाया। तो और क्या कहीं होक का और फोक्स का कोई इंटरलिंक दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा ना। तो ये कह रहा है कि फोक्स होक को खाती है, तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। आगे, होक फीड करता है ओक को। देखिए, होक ने ओक को कहीं खाया, यस, इसने इसको खाया है, मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं खाया। डायरेक्ट तो इसने किसको खाया है, स्क्वेरल को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। नेक्स्ट, स्क्वेरल फीड करती है पाइन स्क्वेरल जो गिलहरी है वो किसको खाती है, पाइन बोर्टर को। स्क्वेरल ने तो ओक एक्रोन खाया है, इससे ये भी क्या है, फॉल्स। सैलामेंडर ने पाइन बोर्टर खाया। देखिए, सैलामेंडर ने क्या खाया है, पाइन, हाँ ये रहा, पाइन बोर्टर इंसेक्ट्स को खाया है, ठीक है, और उससे एनर्जी ऑब्टेन करिए, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। देखिए, फूड वेब को पढ़ते हुए उसके आंसर देने थे हमें, ये हमने उसके आंसर दिए हैं। आगे देखिए भाई, शोन बिलो इज ए फोटोग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, फोटोग्राफ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, और हमें आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डिमिनिश साइज इमेज बनाता है और बिल्कुल सीधी इमेज बनाता है। और हमेशा ये कैसी बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, ये सारी तरह की बनाता है, कौन के भी है ना, साइड व्यू मिरर के रूप में लगा रहता है। ये कैसी बनाती है, छोटी भी बड़ी भी सब बनाएगा वैसे तो। देखो भाई, ए स्मॉल ब्राइट स्पॉट इज सीन ऑन द पेपर। देखो, ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना, एक मिरर लगा रखा है, ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है ना। देखो, उसकी इमेज को यहाँ बना दिया ना इसने। तो व्हेन द लेंस इज केप्ट आउट फेसिंग द सन, सन को देख रहा है, तो कौन सा डायग्राम है, देखो ये वाला डायग्राम आएगा, फर्स्ट डायग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे रेज आ रही है पैरेलल, और वो सारे पॉइंट को एक जगह फोकस कर रहा है। ऐसे लेंस से पैरेलल रेज आ रही है, जैसे मान लो यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और इसने सारे एक पॉइंट पे फोकस करके इसका डॉट बना दिया, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फिगर शोज ए रेज ऑफ लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। देखिए बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, हमें किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का।
किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसका निकालना है उसका साइन आई ऊपर, तो साइन बी डिवाइड में साइन ए बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का फॉर्मूला। तो एन बराबर क्या आएगा, साइन बी डिवाइड में साइन ए। बी की वैल्यू कितनी है, देखो नीचे देखो 60 और ए की कितनी है 45। तो साइन बी की साइन 60 डिवाइड में साइन 45, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, 45 की होती है 1/√2। तो अब हम इसको देखो √2 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 नीचे। अब देखो √3 गुना में √2 डिवाइड में 2 है, इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 उससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, √3 बटे में √2। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर कौन से पे जाएंगे, फर्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट, एक स्टूडेंट है सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो देखो ब्लैक बोर्ड के तो लेटर को रीड कर पा रहा है, बट इज अनएबल टू रीड द लेटर रिटन इन इज टेक्स्ट बुक, लेकिन वो अपने टेक्स्ट बुक के लेटर को नहीं पढ़ पा रहा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें देखो पहले ही मैं बता देती हूँ, पास की नहीं देख पा रहा, दूर की देख पा रहा है, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी है। तो नियर पॉइंट जो आई का है वो कम हो गया है, बिल्कुल ठीक है, नियर पॉइंट कम हो गया है। नियर पॉइंट कितना होता है 25 से कम हो गया है इसका मतलब, इसलिए उसको पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और नियर पॉइंट उसकी आई का उसके क्लोज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फार पॉइंट उसकी आई का हैज कम क्लोजर टू हिम, फार पॉइंट कम होता है मायोपिया में। फार पॉइंट आई का रिसीड हो गया, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम, हमें रे डायग्राम को पढ़ना है। देखिए बेटा, इस डायग्राम को देखिए, रे कहाँ से आ रही है बेटा, देखो यहाँ से। ये कैसी है, इंसिडेंट रे। कैसी है, इंसिडेंट रे। और ये कैसी रे है, नॉर्मल रे। कैसी है, नॉर्मल। और हम जानते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंस एंगल होता है। तो अब पी क्या है, इंसिडेंस एंगल आई। पी क्या है, इंसिडेंस एंगल आई। अब देखिए इस रे को देखिए, यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये वापस से निकल गई। इस रे को बोलेंगे इमरजेंट रे। कौन सी बोलेंगे बेटा, इमरजेंट रे, ठीक है। तो अब बताइए, ये हमारा जो एंगल है नॉर्मल के साथ और इमरजेंट रे के साथ, ये हमारा क्या है, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, तो ये कौन सा एंगल है, इमरजेंट एंगल। तो वाई हमारे पास ई का मतलब इमरजेंट एंगल है। और देखिए मुझे एक बात बताइए, रे वास्तव में आई ऐसे थी, जानी कैसे चाहिए थी, देखो डॉटेड बना रखा है सीधी, तो ये डेविएट हो गया। फिर देखो, और ये रे भी सीधी जानी चाहिए। दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उसको डेविएशन एंगल बोलेंगे। तो जेड हमारे पास क्या है, डेविएशन एंगल। अब हमें इसमें से पहचानना है इंसिडेंस। बताइए इंसिडेंस एंगल कौन सा है, आई, वो पी। और इमरजेंस एंगल कौन सा है हमारे पास, वाई। और एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है हमारे पास, डी, जिसको हम जेड बोलेंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, पी वाई जेड, ठीक है बेटा। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है हम कर रहे हैं। आगे देखिए, एक मेटालिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, उसको हमने बेंड कर दिया स्क्वायर बनाने के लिए। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल पॉइंट्स विल बी, कितना होगा। इस क्वेश्चन को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये अभी सोल्व करना रह रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं पहले। आगे देखिए, इन ए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। द फॉर्मूला फॉर द सेकंड मेंबर इज C2H5OH एंड द थर्ड मेंबर इज C3H7OH। देखिए भाई, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें किसका डिफरेंस हो, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। किसमें, CH2, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस हो। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 में से 2 गया, कितने बचे, 1। अब इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2। इसमें हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 5 और 1 6। इसमें हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 7 और 1 8। 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2। ओ तो सेम है ही, इसका मतलब CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, इसलिए ये होमोलोगस है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी, ट्रू। आगे, डिफरेंस बिटवीन द मोलिक्यूलर मास ऑफ टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज 144 होता है, बिल्कुल रॉन्ग। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 गुना में 1, 12 और 1 कितने, 2 एकम कितने हो गए 2, 12 में 2 जोड़े 14, तो 14 यू का होता है बेटा, कितना होता है 14 यू का। और इसने लिख रखा है 144, इससे ये ऑप्शन फॉल्स है। आगे देखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे हम। नेक्स्ट, ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं बेटा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड दोनों होते हैं बेटा,
ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल और रेगुलेट करता है वॉलंटरी एक्शन को। बिल्कुल ठीक है ये बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है वॉलंटरी, वो एक्शन जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है और आर्ट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। देखो भाई, लोअर ट्रॉफिक लेवल कौन से हो गए, हार्बीवर्स। कौन से हो गए, हार्बीवर्स। आपको पता है हार्बीवर्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी ट्रू है क्योंकि एनर्जी का 10% लगता है, एनर्जी हमेशा लेफ्ट से राइट से चलती है। तो हमारा इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे क्यों जाएंगे, क्योंकि ये इसका कोई भी रीजन नहीं है कि एनर्जी एक डायरेक्शन में है इस वजह से भाई इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल में, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसे टाइगर्स कम होते जा रहे हैं, अगर बहुत सारे टाइगर कम हो गए तो हर्बीवोर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, धरती पे वेजिटेशन नहीं बचेगी, तो इससे तो सारा ही इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू ए प्लेन मिरर। बिल्कुल ठीक है, मिरर फॉर्मूला प्लेन मिरर पे हम अप्लाई करते हैं। एक प्लेन मिरर ये जो स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, ये भी ट्रू है। इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने की वजह से ही मैं इसके ऊपर प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखिए बेटा, हमने आज इस वीडियो में 3 सैम्पल पेपर कर लिए हैं। अगली वीडियो में देखिए बेटा हमारे हो गए 11 तक। ठीक है, अब हमारे बचे हैं 12 से 15, 12, 13, 14, 15, 4 सैम्पल पेपर हैं। इन 4 सैम्पल पेपर को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा सारे क्वेश्चंस आप इनको रीड करके अच्छे से कर लेना, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही बच्चों के काफ़ी गलत होते हैं, इन पे थोड़ा टाइम भी लगता है। ए सेक्शन पूरा होने के बाद हम बी भी करेंगे। जो हमारा CBSE है उसमें बेटा हमें माइंड काफ़ी लगाना होता है क्वेश्चंस पे, ऐसे नहीं है कि रट के आए और हमने आंसर दे दिए, इसलिए आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। आपको डिफरेंट टाइप के सैम्पल पेपर्स मिलते रहेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप आगे भी आपके लिए नए अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।